नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण कानून की, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की। यह कानून 29 मार्च 1981 को पास हुआ और 16 मई 1981 से लागू हुआ। आसान भाषा में कहें तो यह कानून भारत में साफ हवा के लिए बनाया गया था। जान लेते हैं कि वीडियो में हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे और वो कौन कौन है 3 टॉपिक। तो पहला है कि यह कानून क्यों बना था, दूसरा है इसके मुख्य उद्देश्य क्या है और तीसरा है यह अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफल रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जानते हैं कि कानून क्यों बना था। 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र का मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। भारत ने भी उसमें हिस्सा लिया। वहाँ फैसला हुआ कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है, जिसमें हवा की गुणवत्ता भी शामिल है। उस समय भारत में उद्योग तेजी से बढ़ रहे थे, गाड़ियाँ बढ़ रही थी, लेकिन हवा की गंदगी को रोकने का कोई मजबूत कानून नहीं था। पानी के लिए 1974 में कानून आ चुका था, लेकिन हवा के लिए अलग कानून की ज़रूरत थी। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए 1981 में यह अधिनियम बनाया गया। जान लेते हैं कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे। अधिनियम की शुरुआत में ही लिखा है कि इसका मकसद है वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना। तो जान लेते हैं आसान भाषा में इसके मुख्य उद्देश्यों को। पहला उद्देश्य था हवा की गुणवत्ता सुधारना और प्रदूषण को रोकना, ताकि लोगों की सेहत और पर्यावरण सुरक्षित रहे। दूसरा उद्देश्य था बोर्ड बनाना, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCB। ये बोर्ड हवा की निगरानी करें और नियम बनाएं और उन्हें लागू करें। अगला उद्देश्य था राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाना, ताकि पूरे देश में एक साथ काम हो। देश के प्रत्येक व्यक्ति को पता चले कि प्रदूषण को रोकना कितना ज़रूरी है और यह वायु प्रदूषण अगर है तो हमारे लिए कितना हानिकारक है और इसके बचाव के नियम। अगला उद्देश्य था उत्सर्जन के मानक तय करना, यानी फैक्ट्री, कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाले धुओं की सीमा तय करना। अगला उद्देश्य था वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करना, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सख्त नियम लागू करना। यानी कि सिटी में जैसे कि वायु प्रदूषण के मामले बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे नियम बनाए जाते हैं कि कोई भी फैक्ट्री इतनी % या फिर यहाँ तक ही वो वायु प्रदूषण कर सकती है, उसके बाहर नहीं कर सकती हैं। अगला उद्देश्य था अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ाना। अगला उद्देश्य था वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करना, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सख्त नियम लागू करना। अगला उद्देश्य था उद्योगों को सहमति यानी कंसेंट लेना अनिवार्य बनाना, बिना बोर्ड की अनुमति के प्रदूषण फैलाने वाला उद्योग न चले। उल्लंघन करने वालों पर भी जुर्माना और सज़ा का प्रावधान किया गया। अगर हम इसे संक्षेप में जानें तो कानून ने कहा कि अब हवा को गंदगी फैलाने की छूट नहीं मिलेगी। बोर्ड बनाए जाएंगे, मानक तय होंगे और जो नियम तोड़ेंगे उसे सज़ा मिलेगी। अब जान लेते हैं कानून अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफल हुआ। तो जान लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ तक इस कामयाब रहा यह एक्ट। तो पहला है सबसे बड़ी सफलता यह है कि संस्थागत ढांचा खड़ा हो गया। आज CPCB और सभी राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काम कर रहा है। दूसरा पॉइंट है, यानी दूसरी जो सफलता है, उद्योगों के लिए कंसेंट ऑफ एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट की व्यवस्था शुरू हुई, यानी बिना अनुमति के प्रदूषण फैलाने वाला प्लांट नहीं चला जा सकता। तीसरी सफलता थी उत्सर्जन मानक तय हुए, यानी गाड़ियों के लिए BS4, जैसे कि हम कह सकते हैं इसे कि गाड़ियों के लिए BSI से BSBI तय का सफ़र इसी कानून के आधार पर आगे बढ़ा। अगली सफलता थी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम यानी NAMP की शुरू हुआ, जिससे देश भर में हवा की गुणवत्ता मापी जाती है। अगली सफलता थी बाद में यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
NCAP 2019 में आया और इसी कानून की नींव पर खड़ा है। कई शहरों में PM10 के स्तर में कुछ सुधार भी दिख रहे हैं। अदालतों ने भी ईरा कानून का सहारा लेकर इस कानून का सहारा लेकर कई बड़े फैसले दिए, जैसे दिल्ली में CNG बसें पुरानी गाड़ियों पर रोक लगाए। अब जान लेते हैं इसकी कमियों और चुनौतियों के बारे में। तो पहली चुनौती थी लागू करने में कमजोरी, यानी कई राज्यों बोर्डों के पास पर्याप्त कर्मचारी, पैसे और आधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं और मॉनिटरिंग कमज़ोर रहती है, जिसके कारण वहाँ पे ये लागू नहीं हो पाते हैं। दूसरी कमियां और चुनौतियां ये हैं कि मुकदमे बहुत कम, यानी कि इसमें जो मामले होते हैं वो बहुत कम आते हैं। अपराध होने पर केस दर्ज करने और सज़ा दिलाने की प्रक्रिया बहुत धीमी है और कई जगह कानून दांत रहित लगने लगता है, यानी कि मामले की जो सुनवाई है वो बहुत धीमी गति से होती है। तीसरा है सिर्फ बड़े उद्योगों पर फोकस, यानी कानून मुख्य रूप से कारखानों और उद्योगों के लिए बना था, लेकिन आज प्रदूषण का बड़ा हिस्सा गाड़ियां, सड़क के धूल, निर्माण कार्य, कचरा जलाना, पराली जलाना और घरेलू ईंधन से आता है। इन पर नियंत्रण कमज़ोर हो रहा है। अगली कमी थी हवा राज्य की सीमा नहीं मानती, यानी कि एक राज्य का प्रदूषण दूसरे राज्य में जाता है तो पुराना ढांचा इस एरिसेट समस्या को पूरी तरह संभाल नहीं पाता। दिल्ली NCR के लिए अलग आयोग, यानी कि CAQM बनाना पड़ा। अगली समस्या है परिणाम अभी भी खराब है, यानी कि कई भारतीय शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं। सर्दियों में दिल्ली NCR की हवा अभी भी बहुत खराब हो जाती है। जन जागरूकता और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी एक बड़ी वजह है। अब जान लेते हैं इसका निष्कर्ष। कानून एक मजबूत नींव है, बिना इसके आज न बोर्ड होते हैं और न मानक, न निगरानी। लेकिन सिर्फ कानून बना देने से हवा साफ नहीं होती। लागू करने की मजबूती, संसाधन, आधुनिक तकनीक, सभी स्रोतों पर ध्यान और जनता सरकार दोनों की भागीदारी ज़रूरी होती है। दोस्तों, 1921 का यह अधिनियम भारत की साफ हवा की लड़ाई की शुरुआत है। ये अपने मूल उद्देश्यों, बोर्ड बनाना, मानक तय करना और नियंत्रण की व्यवस्था खड़ी करना में काफ़ी हद तक सफल रहा, लेकिन प्रदूषण को पूरी तरह कम करने में अभी भी बहुत काम बाकी है। क्या आप सोचते हैं, आपको क्या लगता है, और सख्त कानून या बेहतर लागू करने की क्या ज़रूरत है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।